पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, मैं सायमा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बटन मशरूम उत्पादन तकनीक पर जानकारी। गेहूं की खड़ी फसल में पोषक तत्वों के प्रबंधन हेतु घुलनशील उर्वरकों का छिड़काव कब और कैसे। कभी करोड़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर लागत से की जाने वाली मशरूम की खेती आजकल के मौसम में बहुत ही कम लागत वाली फूस की झोपड़ी में बड़े आराम से की जाने लगी है, जो कि आज छोटे किसानों, बेरोजगार युवकों एवं ग्रामीण महिलाओं की पहली पसंद बन चुकी है। क्या है यह बटन मशरूम उत्पादन तकनीक, जानने के लिए देखिए बदायूं संवाददाता वीरेश सिंह की यह रिपोर्ट। अपने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में छोटे एवं मंझोले किसानों की संख्या बड़ी है, जिनके विकास के लिए जरूरी है कि खेती के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों को अपनाएं, जो कि कम लागत में अधिक लाभ दे सके, जिसमें बटन मशरूम उत्पादन को वातावरण का फायदा उठाकर अपनाया जा सकता है। परंतु किसान भाइयों, इसकी शुरुआत करने से पहले इसकी उत्पादन तकनीकियों को जान लेना बहुत आवश्यक है। बटन मशरूम उत्पादन तकनीकी में कौन कौन से प्रबंधन कब एवं कैसे करना है, इस पर अपने अनुभव बता रहे हैं ग्राम मुरिया, जिला बदायूं के प्रगतिशील किसान जानकी प्रसाद। इस खेती को के बारे में हमें विजयनगला के लोग हरियाणा में काम करते थे, उन लोगों ने हमें बताया कि आप इस खेती करो। झोपड़ी बनाने में 3-4 दिन में बना देंगे, कोई झोपड़ी बनाने में कोई नहीं। इसमें कंपोस्ट बनाने में 1 महीना लगता है। 40 कुंटल भूसे से 40 कुंटल भूसा निकलाया जाता है। उसमें यूरिया और सुपर फास्फेट और पोटास और मुर्गी की बीज, ये चीज़ डाली जाती है। और 1 कट्टा यूरिया का डालते हैं, 1 कट्टा सुपर का, 1 पोटास का, और 8 कट्टे चोकर के, 8 कट्टे जिप्सम। मुर्गी की खाद 20 कुंटल या 18 कुंटल। उसको पहले भूसा भिगोते हैं। भूसा जब पूरा भीग जाता है, उसके बाद सब चीज़ जिप्सम को छोड़ के बाकी सब चीज़ उसमें डाल के, सब मटेरियल जो बताया सब डाल के फिर उसकी पलटी मारते हैं। पलटी पहली पलटाई लगती है 6 दिन बाद, फिर दूसरी लगती है 13 दिन बाद, तीसरी लगती है 16वें दिन, चौथी लगती है 18वें दिन, 5वीं लगती है 22वें दिन। फिर इसी क्रम से 28 दिन तक उसमें पलटी लगती है। जिप्सम डालते हैं तीसरी पलटाई। कंपोस्ट जब तैयार हो जाता है, पहले उसमें बदबू निकलती है, मुर्गी की भी जैसी पलटी है उसमें बदबू निकलती है। जब तैयार हो जाता है तो इसमें खुशबू बन जाती है। 1 कुंटल कंपोस्ट तैयार में 500 से 750 ग्राम बीज मिलाते हैं। उसके बाद बीज इसमें मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसमें अखबार डालते हैं। अखबार डालने के ऊपर फिर उसमें 1-2 बार पानी का छिड़काव मारते हैं गुब्बारे से। और जब इसमें जाला फैल जाता है तब इस पर
केसिंग करते हैं देसी खाद की। जब तक छोटी रहती है पिनहट तब केसिंग से दबाने पड़ती है, इससे उसके छल नहीं लगे, उसमें मतलब पानी की वो नहीं लगे, चोट नहीं लगे पानी की। भाई 15 दिन के बाद फिर शुरू हो जाता है। पहले थोड़ा चलता है, फिर एकदम ज़्यादा हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर होता है। ऐसे इसका 3 महीने तक चलता रहता है। इसमें 18 कुंटल मशरूम मिल जाएगी। 18 से 20 भी हो सकती है, कम नहीं होगी 18 से। अब वैज्ञानिक की सलाह के लिए आपको मिलवाते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के विषय विशेषज्ञ से। जहाँ तक बटर मशरूम की खेती की बात है कि तो किसान भाइयों आपको पता होगा, मैं बताना चाहूँगा कि जो बटर मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट बनाने में 28 से 30 दिन का समय लगता है। और कंपोस्ट बनाने के लिए जैसे अगर हम 3 कुंटल गेहूं का भूसा लेते हैं, 3 किलोग्राम यूरिया और 9 किलोग्राम DAP, 3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, गेहूं का चोकर 30 किलो, जिप्सम 30 किलो, 10 किलो नीम की खली, 5 किलो सीरा और कुछ कीटनाशी और फफूंदनाशी की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा कि गेहूं के भूसे को आप 1 फुट सवा फुट मोटा फैला दें और फैलाने के बाद उसको अच्छी तरीके से पानी से खूब अच्छी तरीके से तर कर दें। भूसा भिगोने के 24 घंटे बाद जो हमने आपको उर्वरक बताए हैं इसको आपस में अच्छी तरह से मिला लें और मिलाने के बाद किसी छायादार जगह में थोड़ी सा नम करके इसको गीले बोरी से ढक दें, जिससे कि अच्छी तरह से ये घुल जाए। इसके बाद क्या करें कि अगले 24 घंटे बाद यानी भूसा भिगोने के 48 घंटे बाद यानी 4 दिन हो जाएगा, तो उस दिन जो है इस जो उर्वरक और चोकर को आपने भिगो के रखा है इसको उसमें मिला दें गेहूं के भूसे पर, और मिलाने के बाद ढेर बना दें। तो ये ढेर जो होगी ये इसकी पहली ढेर होगी। और ढेर बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो उसके नीचे की चौड़ाई हो वो लगभग 1.5 मीटर और 1.5 से 2.25 मीटर उसकी ऊंचाई रखें। लंबाई जो है निर्भर करती है कि मात्रा कितनी होती है। और ढेर बनाने के बाद एक काम ये करें कि उसके ऊपर जो उसकी रीढ़ सी होती है उस पर 2-3 फीट की दूरी पर 2-3 जो है छेद बना दें वो बांस की सहायता से, जिससे कि उसके अंदर की जो ऊष्मा उसमें निकलेगी, गर्मी जो निकलेगी, तो जो अधिक गर्मी होगी वो निकल जाएगी। और 10वें दिन फिर आपको इसकी पलटाई करनी है। अब इसके बाद 10 के बाद उसमें 3-3 दिन जोड़ते जाइए, तो 10 के बाद 13वें दिन, 16वें दिन, 19वें दिन, 22वें दिन, 25वें दिन और 28वें दिन, इस तरीके से कुल 8 पलटाई आपको करनी पड़ेगी। जब आप 13वें दिन उसको खोलें तो उसमें नीम की खली कूट पीस करके मिला दें और 16वें दिन उसमें जिप्सम जो रखा हुआ था उसको मिला दें। 22वें दिन उसमें जो इसका सीरा हमने बताया था उसको उसमें मिला दें और 25वें दिन उसमें, क्योंकि इसमें बहुत से कीड़े मकोड़े भी हानिकारक पैदा हो जाते हैं, तो किसी कीटनाशी जैसे डाइक्लोरोवास आता है इसको लेकर के जब ढेर को खोलें उसके ऊपर भी मिला दें और फिर ढक दें। तो इसके बाद आप देखेंगे कि 28 से 30 दिन में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। वो 3 कुंटल भूसे से अगर आपने कंपोस्ट बनाया तो लगभग 6 कुंटल वो कंपोस्ट बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो कंपोस्ट बनकर तैयार हो गई है उसको हम पॉलीथीन के बैग में भी भर सकते हैं। और अगर आप रैक में या चहली बना के करना चाहते हैं तो उसके अंदर 1 स्क्वायर फीट में 6 किलोग्राम कंपोस्ट लगती है। 1 कुंटल कंपोस्ट के लिए 1 किलोग्राम बीज की मात्रा कंपोस्ट के ऊपर इस बीज को, जिसको स्पान कहते हैं, इसको मिला देना चाहिए। छिड़कने के बाद इसको उंगलियों के सहारे से 2-3 इंच गहराई तक उसको मिला दें, जिससे कि जो बीज है जब थोड़ा सा कंपोस्ट के अंदर चला जाएगा तो उससे उसके अंदर जो है नमी भी उसको मिलेगी, तापक्रम भी मिलेगा और उसकी फफूंद जो है फैलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद पुराना अखबार ले लें, उसको फार्मेलिन के घोल से शोधित करके उसके ऊपर से ढक दें, जिससे कि उसके नमी का ह्रास ना होने पाए और फसल कक्ष को बंद कर देना चाहिए। अगर कंपोस्ट उसमें थोड़ा सूखती है, न्यूज अखबार सूखता है, तो हल्के से, बहुत हल्के से पानी का छिड़काव कर दें। और इस समय तापक्रम जो होना चाहिए इस बिजाई करने के बाद वो लगभग 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होनी चाहिए। 15 दिन के अंदर ही आपको एक प्रकार की केसिंग सॉइल, जिसे आवरण मृदा कहते हैं, इसमें क्या करना है कि आपको 2-3 साल पुरानी जो सड़ी हुई गोबर की अच्छी खाद ले लें और लेने के बाद उसको जो है किसी गड्ढे या टब में भर दें। भरने के बाद पानी भर दें, रात भर के लिए छोड़ दें, सुबह निकाल कर सुखा के कूट पीस के छान लें। छानने के बाद उसमें जो है फार्मेलिन के घोल से उसको उपचारित कर लें, यानी उसमें मिला करके पॉलीथीन से ढक दें और ढकने के बाद किनारे किनारे पॉलीथीन का सील कर दें। धूप में इस काम को करें और 15 दिन में जब कंपोस्ट में फफूंद फैलकर अच्छी तरह से फैल जाए तो अखबार को हटा करके इस आवरण मृदा की लगभग 1.5 इंच मोटी परत उस कंपोस्ट के ऊपर बिछा देना चाहिए। इसके बाद में क्या करना है कि बराबर आपको ध्यान देना है कि उसकी जो आवरण मृदा वो सूखने न पाए,
बहुत ही सावधानी पूर्वक स्प्रे मशीन से फ्लैट फैन नाजिल का स्प्रे ले लें, स्प्रेयर, उससे उस पर छिड़काव करते रहें, क्योंकि जो आवरण मृदा है वो सूखनी नहीं चाहिए। इसके 15 दिन बाद आप देखेंगे ये कंडीशन को मेंटेन रखेंगे तो उसके अंदर से प्राइमोडिया, जिसे हम पिनहेड स्टेज कहते हैं, छोटी छोटी सफ़ेद बिंदुनुमा रचना जो केसिंग सॉइल है आवरण मृदा उसके ऊपर दिखाई पड़ने लगती है। इस समय आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसमें जो अपेक्षित आर्द्रता है वो 75 से 80% बनाए रहें और नमी उसके अंदर बनाए रहें तो शुद्ध वायु का आवागमन बना रहे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। ग्रोमोर 20-20-0-13 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। ग्रोमोर 20-20-0-13 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खड़ी फसलों में छिटकवा विधि से उर्वरकों का छिड़काव अब बीते जमाने की बात हो चुकी है। उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और छिटकवा विधि में उर्वरकों की बर्बादी को रोकने के लिए अब पानी में घुलनशील उर्वरकों के छिड़काव को कृषि वैज्ञानिक बढ़ावा दे रहे हैं। तो चलिए आज के अंश में जानते हैं कि गेहूं की फसल हेतु जल में घुलने वाले इन उर्वरकों की मात्रा और प्रयोग विधि क्या होनी चाहिए। फसलों से अच्छी उपज के लिए पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग करना आवश्यक है, परंतु इसका मतलब कतई नहीं है कि आप उर्वरकों की बर्बादी करें। खेतों में बेसल रूप से प्रयोग किए जाने वाले उर्वरकों की आधी मात्रा ही फसल के द्वारा ली जाती है। शेष मात्रा भूमि में लीचिंग के द्वारा चली जाती है और बर्बाद हो जाती है। ऐसे में अब आपकी गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है, जिसमें जरूरी है कि आप उर्वरकों की कमी के लक्षणों को पहचानें और इन्हें पहचान कर ही जल में घुलनशील उर्वरकों का खेतों में प्रयोग करें, जिससे आपके उर्वरकों की बचत भी होगी। परंतु यह सब कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र सिंह। जो किसान भाई समय से 21 से 25 दिन के बीच अपनी गेहूं की फसल में उर्वरकों का एवं जल का प्रबंधन ठीक से कर लेते हैं तो उनके खेत से पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। अगर हम जो उर्वरक मिट्टी में दिए जाते हैं उसकी जो क्षमता होती है ग्रहण करने की पौधों की वो कम होती है। जैसे अगर हम यूरिया की बात करें तो नाइट्रोजन के रूप में केवल 30 से 50% ही हमारे पौधों को मिलता है, बाकी का बहुत सारे लॉस हो जाता है। जैसे गैस बन के उड़ जाता है, लीचिंग के द्वारा वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। दूसरा जो खरपतवार हैं वो बहुत सारा उसका ले लेते हैं। इस तरह से केवल 40% ही भाग ही केवल हमारे पौधों को मिल पाता है और 7% नाइट्रोजन की हानि हो जाती है। और दूसरे जो फास्फोरस है, पोटास है, फास्फोरस को हम पौधों में डालते हैं, अगर मिट्टी में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि 18 से 20% केवल पौधों में मिलता है और लगभग 80% फास्फोरस मिट्टी में फिक्स हो जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए जल विलेय उर्वरक एक ऐसा साधन हमारे बीच में आ गया है कि इससे उर्वरकों की हानि को बचाते हुए अधिक से अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। इसमें कई प्रकार के जल विलेय उर्वरक हमारे बीच में इस समय 0050 एक उर्वरक है जिसमें 0% नाइट्रोजन है, 0% फास्फोरस है और इसमें 50% पोटास की मात्रा है। ये
वाटर में घुलनशील उर्वरक है, 100% पानी में घुलता है और इसका एक गेहूं की फसल में 1% का घोल का स्प्रे इसमें कर सकते हैं। विशेषकर ये उस खेतों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिस खेत में पोटास की बहुत ही कमी है और किसान भाइयों ने बुआई के समय पोटास का प्रयोग नहीं किया है। ऐसी अवस्था में इस उर्वरक का प्रयोग करके फसल को अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। दूसरा उर्वरक है 19-19-19। इसमें 19% नाइट्रोजन है, 19% फास्फोरस है एवं 19% इसके अंदर पोटास है। ये भी जल विलेय उर्वरक है और 100% पानी में घुलनशील है। इसका भी हम 1% का घोल बनाकर यानी कि 100 लीटर पानी में 1 किलो का पैकेट का घोल बना के इसका स्प्रे किया जा सकता है। दूसरा उर्वरक है एक इस तरह से एक एनपीके का उर्वरक है जिसका नाम है 18-18-18। इसमें 18% नाइट्रोजन है, 18% फास्फोरस है और 18% पोटास है। इसका भी हम स्प्रे करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। दूसरा, जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल में बुआई के समय जिंक का प्रयोग नहीं किया है और उसकी कमी के लक्षण जैसे पत्तियों का पीला पड़ना, पौधों का छोटा होना और पौधों की बढ़वार कम होना, ऐसी अगर समस्या है तो उसके लिए एक ही उपाय है कि ऐसे फसलों में हमें जिंक का प्रयोग करना है। और इसके लिए क्या करते हैं कि 5 किलो यूरिया एवं 2 किलो जिंक सल्फेट का घोल बनाकर 1 एकड़ में 250 से 300 लीटर पानी मौसम के अनुसार मौसम को ध्यान रखते हुए इसका स्प्रे करते हैं। तो इससे जो जिंक की कमी है हमारी फसल में वो पूरी हो जाती है और उसकी पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। इसके अलावा यदि कोई दूसरे पोषक तत्व हैं जैसे पोटास की कमी की मैंने बात की थी अभी, यदि पोटास की कमी होती है तो इसका विशेष लक्षण देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि पत्तियां की जो किनारे हैं, किनारों से और पत्तियों की टिप, उसमें क्या होता है वो जली हुई नज़र आती हैं। देखो जैसे इस समय ये इस पत्तियाँ हैं, इस पत्ती में क्या है कि ये टिप इसकी सूखी हुई है और उसकी मार्जिन यानी पत्ती के किनारे से उसके सूखने के लक्षण पत्ती मार रहे हैं। इसका मतलब है इस पौधे में पोटास की कमी के स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे खेत में, ऐसी फसल में पोटास का जो 0050 उर्वरक का मैंने अभी बताया आपको 0050 जो पोटेशियम सल्फेट के नाम से है, यदि इसका स्प्रे किया जाए तो इसका तुरंत लाभ हमारी फसल को प्राप्त होगा और उर्वरकों की हानि से बचा जा सकता है। क्योंकि उर्वरक बहुत महंगे हैं और इनको बहुत सारे किसान समय पर खरीद नहीं पा रहे हैं कि हम जल विलेय के रूप में जो उर्वरक हैं उनका हम खड़ी फसल में 30 से 35 दिन और 40 दिन के बीच उसका स्प्रे करके उससे अधिक लाभ कमा सकते हैं और उर्वरकों की हानि को रोक सकते हैं। वातावरण में बढ़ रहा धुंध और कोहरे का प्रकोप और तिलहन की मुख्य फसल सरसों इस समय है फूल बनने की अवस्था पर। ऐसे में फसल पर हो सकता है अनेक कीट एवं रोगों का प्रकोप, जिनके नियंत्रण हेतु आप अभी से सतर्क हो जाइए और इस प्रस्तुति में बताए जा रहे उपायों पर अमल कीजिए। सरसों की फसल में प्रतिवर्ष कीट रोग व्याधियों के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार यह नुकसान 25-30% या महामारी की दशा में इससे भी अधिक होता है। यदि इस फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाले कीट, माहू तथा रोगों में झुलसा रोग की बात करें तो इनके द्वारा क्षति एवं प्रकोप के कारण प्रतिवर्ष सरसों की उपज में भारी गिरावट हो जाती है और किसान भाइयों का लाभ काफी घट जाता है। परंतु दूसरी ओर इस फसल को नुकसान करने वाले कीट रोगों के प्रति किसान अज्ञात रहते हैं। अतः इन हानिकारक रोगों एवं कीटों से आप अपनी फसल को कैसे बचाएं, इसके लिए सही सुझाव दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी। तिलहन की खेती, तिलहनों में सबसे प्रमुख सरसों की खेती होती है। यह प्रमुख फसल है, भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों में की जाती है और विशेषकर इधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में इसका विशेष रूप से इसको हम लगाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, हमने ये देखा है प्रायः इसमें रोग एवं कीटों की वजह से हम इससे अधिक उपज नहीं ले सकते हैं। तो इस कारण अगर हम समय पर इसको हम एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन या हम कीटों की रोकथाम करते हैं तो हम इससे अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से लगने वाला जो कीट है इस समय जैसे माहू कीट है। जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है वैसे इस कीट का प्रकोप
बढ़ता जाता है। इसके शिशु एवं वयस्क दोनों पत्तियों से रस चूसते हैं और इसके साथ ही मधुस्राव भी करते हैं। ये काले रंग का इसमें प्रकोप होने लगता है और इसमें कवक फैल जाता है, जिससे क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध होती है और इससे क्या होता है कि नुकसान होता है। यह कीट दिसंबर जनवरी से लगा करके और मार्च तक इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो इसके बचाव के लिए क्या करते हैं, जो जहाँ पे अधिक प्रकोप होता है उन टहनियों को तोड़ देते हैं। प्राकृतिक शत्रु जहाँ पे पाए जाते हैं जैसे क्राइसियोपा वगैरह है, कॉक्सिनेलिड्स है, सिरफिड है, तो क्या करते हैं उस जगह हम कीटनाशक रसायनों का प्रयोग हम कम करते हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक इसके रासायनिक नियंत्रण की बात है, डाइमेथोएट के 15 से 20% के हिसाब से 1 लीटर के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको हम 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं, तो इसका बचाव किया जा सकता है। दूसरा इसमें रोग है, प्रमुख रोग झुलसा रोग है, जिसे अल्टरनेरिया कहते हैं। इस रोग में क्या होता है, ये बीज जनित होता है, भूमि जनित होता है और ये वायु जनित भी होता है, हवा के द्वारा भी फैलता है। तो क्या होता है, इसमें पत्तियां झुलसने लगती हैं और उसमें ऊपर की तरफ फफोले पाए जाते हैं और इसमें नीचे की तरफ पत्तियों में हल्के से फफूंदे कत्थे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिसमें गोल गोल छल्ले नुमा आकृति बन जाती है। और ये इसको हम उपचार के लिए, जैसे इसमें हम मैंकोजेब को 75 WP का आता है, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से 600 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इसको हम बचा सकते हैं। एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन में हम क्या करते हैं, गर्मी की जुताई बहुत ही आवश्यक है। गर्मी की जुताई करने से क्या होता है किसान भाइयों, उसमें जो ढेलों में कीड़ों के अंडे लार्वा वगैरह छिपे रहते हैं वो एक तो नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है, उसमें जैसे भूमि जनित रोग वाहक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और क्या करते हैं कि हम फसल चक्र अपनाते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। दूसरा क्या होता है कि विभिन्न फसलों के जो अवशेष पड़े होते हैं उनको हम अगर हटा देते हैं तो उससे भी इसकी हम बचाव कर सकते हैं। बैलेंस उर्वरक, जो संतुलित मात्रा में हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, पौधों में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है, तो उससे हम उपचार कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो भी बताई गई तकनीकें हैं इसको आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप लाभ पा सकते हैं। आगे है और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कॉमर्शियल ब्रेक के लिए। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। अगर आप तमाम राज्यों में अपना यूपी ढूंढ रहे हैं तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा, इसलिए हम लाते हैं सिर्फ यूपी की खबरों के बुलेटिन। वाले समय में खाने जो है वो ऑनलाइन होंगे। भ्रष्टाचार को मिटाना। उत्तर प्रदेश मामूली प्रदेश नहीं है। अपना यूपी रोज सुबह 7 से रात 10 तक हर 3 घंटे में। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है धनौरी हरिद्वार से रमेश चंद्र विष्ट ने। आप 1 माह की मटर की फसल में इस समय प्रबंधन एवं रोग कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। आज मैं आपको मटर की फसल का प्रबंधन इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। इस समय जो खेत पे मटर 20 से 25 दिन या 30 दिन की अवस्था पर खड़ी है, इसमें किसान भाइयों को प्रमुख रूप से उसकी प्रथम निकाई, जो अपने खेत की फसल में अगर किसान के खरपतवार आदि उग रहे हैं तो प्रथम निकाई बहुत आवश्यक है।
अगर संभव है तो किसान भाइयों को बौछारी विधि से सिंचाई करना चाहिए। इससे उनकी उपज कम से कम 10 से 15% उपज बढ़ जाती है। इसमें विशेष रूप से एक किसान भाइयों को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, मौसम के बारे में अवश्य ध्यान रखें। अगर मौसम बदली वाला है, ज़्यादा कोहरा अथवा पाले की संभावना है, ऐसी दशा में इसमें अगर किसान भाई ये देखते हैं कि फसल में पाउडरी मिल्ड्यू आदि का अथवा माहू कीट का प्रकोप होने की संभावना है, तो इसके निदान के लिए प्रबंध अवश्य करना चाहिए। तो मटर की फसल में बुकनी रोग अर्थात पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप बहुतायत देखने को मिलता है। इसकी रोकथाम हेतु अवरोधी किस्मों का चुनाव किया जाए तथा खड़ी फसल में घुलनशील गंधक 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जाए। इसमें लगने वाले कीटों में सबसे पहला नाम आता है पर्ण सुरंगक कीट। इनकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। मटर की फली वाली अवस्था पर फली छेदक कीट का प्रकोप बहुतायत देखने को मिलता है। इस कीट की रोकथाम हेतु मोनोक्रोटोफास 36 EC 750 मिलीलीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।